The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। क्या आपने कोई ऐसा अस्पताल देखा है जहां डॉक्टर ही ना हो? क्या आपने ऐसा अस्पताल देखा है जहां मरीजों के लिए बने शौचालयों में ताला बंद हो और अस्पताल मरीजों से भरा हो? आज के शो में हम आपको उस राज्य का हाल दिखाएंगे जहां ये सब हो रहा है। आज के लल्लन टॉप शो में हम आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। ये वीडियो हैदराबाद के चार मीनार इलाके का है, जहां ईद की खरीदारी के लिए निकले लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना कोरोना गाइडलाइंस का। भीड़ में शामिल लोगों में नाम मात्र के लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है, हर दिन हजारों लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में अगर कोई खुद से नहीं चेतता और इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत करता है तो हालात और भी भयावह होंगे। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में देश भर से सरकार के मुताबिक कुल 3,62,727 नए मामले सामने आए, जबकि 4,120 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 3,52,181 लोग ठीक भी हुए। दूसरी सुर्खी बिहार से। बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस वजह से 10 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे पहले 15 मई तक के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाने की घोषणा की। अब राज्य में 1 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्चुअल सुनवाई से मीडिया कर्मियों को सीधे जोड़ने वाली सुविधा शुरू करते हुए ऐप जारी किया। इसका शुभारंभ करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इंडिकेटिव नोट्स की एक सुविधा शुरू कर रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है और सूचना के प्रसार के लिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि पत्रकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुरोध किया था ताकि उन्हें कोर्ट आने की ज़रूरत ना पड़े और घर से ही सटीक रिपोर्ट कर सकें। अब वो अपने मोबाइल फ़ोन से ऐसा कर सकते हैं। चौथी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी 20 मई को 10 जिलों के 54 जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये वो जिले होंगे जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं। बैठक के पहले दौर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के कुछ जिलों के जिलाधिकारी शामिल होंगे। पांचवी सुर्खी वैक्सीनेशन से जुड़ी है। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच टीकाकरण के लिए बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह, इसने केंद्र सरकार से कुछ सिफारिशें की। इसमें कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश थी, जिसे सरकार ने मान लिया। अभी तक कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच का अंतर 6 से 8 हफ्ते निर्धारित किया गया था। वैक्सीन की कमी पर केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का एक बयान भी सुर्खियों में आया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर वैक्सीन नहीं मिल पा रही तो क्या हम खुद को फांसी पर चढ़ा लें? व्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, क्या हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं? अब आप दर्शक, आप तय करें। हम नहीं चाहते कोई फांसी पर चढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि जो खुद को सरकार कहते हैं, जिनको हम भी सरकार मानते हैं, उनकी जवाबदेही तय हो। और चीज़ें समय रहते नियंत्रण में क्यों नहीं लाई गई, ये सवाल तो पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार से भी, उनके मंत्रियों से भी, अलग अलग राज्य सरकारों से भी। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोरोना के चलते क्या स्थिति है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां तमाम दावों के बावजूद भयानक दुर्व्यवस्था के किस्से सामने आ रहे हैं।
जहां स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं और कोरोना के मरीजों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अपने आदेश में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथ ले रही है। सबसे पहले बात उन्नाव की। खबर आई कि उन्नाव जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के 11 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के 5 इंचार्जों ने अपने इस्तीफे का ज्ञापन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। इन डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सीनियर प्रशासनिक अधिकारी गलत व्यवहार करते हैं, डांटते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं। कोविड संकट में दिन रात एक करने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। रोजाना की कोविड ड्यूटी के बाद उन्हें 30 किलोमीटर दूर समीक्षा के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उन्हें महसूस कराया जाता है कि वो काम नहीं कर रहे, इससे वो हतोत्साहित होते हैं। इस्तीफे की घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उनके आरोप। समस्या ये है कि हम लोग लगातार, हमारी टीमें जो है गांव लेवल से लेके और जिला स्तर की सारी टीमें काम लगातार कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का समीक्षात्मक दौर चल रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और हम ही लोग सबसे ज्यादा जो है काम चोरी कर रहे हैं। हमें हमारे स्तर पे जिलाधिकारी स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है, हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है और इस समय वर्तमान में मतलब तहसील स्तर पे एसडीएम और तहसीलदार स्तर पे हमारी समीक्षा कर दी गई है। अब इस समय हमारी टीमें सुबह 12 बजे फील्ड में रवाना होती हैं। जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेट करती है, दवा किट वितरण करती है, सैंपलिंग कराती है और उसके बाद 4 बजे आके 5 बजे आके एसडीएम साहब के यहाँ से फोन आ जाता है कि समीक्षा करनी है। कोई एमओआईसी तहसील से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है और उसको बाध्य होना पड़ता है कि वो 30 किलोमीटर टीम का काम करा के ड्राइव करके तहसील पे जाके उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समीक्षा दे, अपने काम को प्रूव करे कि हमने काम किया है। सामूहिक इस्तीफा देने का वजह क्या? वजह यही है कि हमें काम करने के बाद भी बार बार हमें ये सिद्ध कराया जा रहा है कि शायद हम लोग काम नहीं कर रहे और हमारे काम न करने की वजह से कोविड संक्रमण जो है वो नियंत्रण के बाहर हो रहा है। किस तरह की दिक्कतें आ रही काम करने में? दिक्कतें यही आ रही हैं कि हमारी टीम, मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी टीम बार बार जाके फील्ड में एक एक पेशेंट को एलोकेट करके होम आइसोलेट कर रही है, दवाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट एलोकेट नहीं हो पाता है क्योंकि उसने जांच कराते समय अपना एड्रेस गलत दिया है या फोन नंबर गलत दिया है और ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसका दोष भी हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। संसाधनों की कमी थोड़ी है, लेकिन उसमें हमारे जो शासन स्तर से ही दिक्कत है क्योंकि ड्रग सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। हम लोग बार बार इंडेंट कर रहे हैं, लेकिन उतनी आपूर्ति जितनी मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल रही। क्या अधिकारियों की तरफ से कोई अभद्र भाषा या इस तरीके का कोई प्रयोग किया जाता है? डेफिनेटली हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी स्तर से लगातार हम लोग जो है उत्पीड़नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर कार्य नहीं होगा तो सबके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, जेल करा दिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी, या आपके प्रभारी रहते हुए जितने कार्यकाल में जो भी वित्तीय लेन देन हुए उनकी जांच करा दी जाएगी। इस तरीके के जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो डेफिनेटली हम लोगों को जो है हम लोगों का मॉरल डाउन है। ये डॉक्टर कुछ दिन पहले फतेहपुर चौरासी और असोहा प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के प्रभारी अधिकारियों को हटाए जाने से भी खफा हैं। डॉक्टरों ने यह भी दावा किया कि एक हेल्थ सेंटर के इंचार्ज को तो कोरोना पीड़ित होने के दौरान ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है? उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया गया है और डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। देखिए, कल हमारे जनपद के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने इस आशय का एक ज्ञापन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया था कि हम सीएससी पीएससी के प्रभार का काम नहीं करेंगे, चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे। इसकी जब जानकारी हुई तो हमने सीएमओ साहब से और अन्य चिकित्सा अधिकारियों से बात की और अन्य लोगों से भी बात हुई, जिससे कल रात में ही इन लोगों ने अपना निर्णय वापस ले लिया था कि हम अपने दिए गए इस्तीफे वापस लेते हैं और आज तय हुआ था कि मेरे साथ ये बैठक करेंगे। हमारे ही अधिकारी हैं, ये हमारे जनपद के चिकित्सा अधिकारी हैं और आज उनकी कुछ समस्याएं थीं, उसको सुनी गई, उसका समाधान दिया गया और उसका निराकरण करने का उनको भरोसा दिया गया है। और वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई उनके मन में कोई बात थी या हमारे मन में कोई बात थी और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता संपन्न हुई और सब अपने अपने कार्य को और बेहतर अंजाम देने के आश्वासन के साथ सब लोग गए हैं और ये हमारा एक तरीके से आपस का अंदर का मामला था जो सुलझ गया। डीएम साहब ने यह तो दावा किया कि सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया, लेकिन आरोप बस इतने नहीं हैं। कई हेल्थ सेंटर इंचार्ज बताते हैं कि अधिकारियों द्वारा उन्हें टेस्ट और वैक्सीन के लिए प्रेशर डाला जाता है, टेस्ट के टारगेट दिए जाते हैं,
वैक्सीन न होने और टेस्ट के रिजल्ट देर से आने की वजह से जनता का दबाव झेलना पड़ता है। यूपी के इस पूरे मैनेजमेंट की बानगी इटावा जिले से भी मिलती है। यहाँ के जिला अस्पताल का हाल इंडिया टुडे की संवाददाता प्रीति चौधरी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया। यहाँ के मरीज और तीमारदार बताते हैं कि अस्पताल में मरीजों के लिए बाथरूम नहीं है, लिहाजा मरीजों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। इलाज और दवा का सारा इंतजाम भी मरीजों के जिम्मे है। डॉक्टर, बिजली और जांच, इनका कोई अता पता नहीं। जिस कोविड वार्ड में पीपीई किट पहने डॉक्टर और स्टाफ को होना चाहिए, वहां तीमारदार खुद मरीजों को पंखा झालते हुए नजर आते हैं। सुनिए मरीजों का क्या कहना है। सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। जिस पेशेंट है किसी को लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लैट्रिन नहीं, अपना ले जाओ। कहाँ जाते हैं सीरियस मरीज हो ऐसे खुले में करवाते हैं, खुले में करवाते हैं। इंजेक्शन जब 20 बार का हो तब लगाने आते हैं डॉक्टर। वो भी कह देते 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आऊंगा और बीच में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। मदर को देखा है डॉक्टर ने अभी तक? अभी एक आध बार जब बोला है तो आ जाते हैं, नहीं तो अपने मन से कोई देखने नहीं आया। बस मैंने रिपोर्ट दिखाई है तो उन्होंने दवाई बता दी, ये खिलाओ पिलाओ। आपको बता दिया? हाँ, तो हम वही लेके जा रहे हैं। और जब दवाई लगाने के लिए बोलते हैं तो वो बोल देता उसके पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, वो कहता उनके पास जाओ। एक तो ग्रामीण लोगों के लिए दवा प्रोवाइड कराएं, दूसरा उनको जो टॉयलेट बाथरूम है वो प्रोवाइड कराएं। मेरी माँ बीपी के पेशेंट हैं, तो मैंने उनको कल परसों बोला भी था कि मुझे बीपी की उनकी दवाई देनी रहती है। तो मैंने और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार बीपी आप चेक करा के उनको दवाई दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी ओवरडोज दवाइयां हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने पता किया तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ बीपी की मशीन नहीं है। 8 दिन से पोछा नहीं लगा, झाड़ू लगती है बिल्कुल साइड से, वो भी बेड के नीचे पोछा, वो झाड़ू भी नहीं लगती है, वो भी आप पैर से ऐसे बोलती है कि सामान ऐसे निकाल के बाहर दीजिए। संवाददाता प्रीति चौधरी इटावा के इस पूरे मामले पर हमारे साथ अपने कुछ इंसाइट भी साझा करती हैं। सुनिए उनकी बात। I'm yet to see something like this. This is a COVID ward. It's supposed to be a high security protected COVID ward in Etawah. I have walked right in. People are lying right here. This is the entrance. There's no restroom. There is no bathroom for any of them to actually go. They are defecating outside wherever they find space. There is no doctor. I have now looked for at least 20 minutes here. There is no doctor. There are no nurses. They are each to their own. Attendants are the ones who are managing the patients. अब इटावा से चलते हैं रायबरेली। यहाँ का गांव है सुल्तानपुर खारा। यहाँ के रहवासी बताते हैं कि यहाँ बीते एक हफ्ते के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा बीमार, सभी के लक्षण कोरोना वाले। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आरोप कि तमाम मिन्नतों और शिकायतों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। यूपी में जो हो रहा है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भय के रूप में सामने आ रहा है। इस भय के कारण कभी लोग मृतकों को हाथ लगाने नहीं आते तो कभी नदी में बहा देते हैं या फिर नदी के किनारे रेत में दफन कर देते हैं। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर यही हो रहा है। गंगा में लाशें उतराती दिख रही हैं। दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। बिहार के सीमावर्ती जिले बक्सर, इसके प्रशासन ने एक गुप्त अभियान भी चलाने का दावा किया। नदी में जाल बिछाया और उस जाल में लाशें पकड़ी गईं। फिर बक्सर पुलिस की टीम नदी के रास्ते यूपी के गाजीपुर तक गई और देखा वहां लाशों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को बिहार पुलिस ने पकड़ा उसने बताया कि लाशों को पानी में डालने के लिए पुलिस चौकी से आदेश दिए गए थे। पूरे मामले पर बक्सर के जिलाधीश ने जो कहा वो सुनिए। अगर हम चौसा में डालते हैं तो वो कम से कम 4-5 दिन में काफ़ी आगे जाके बॉडी निकलेगा। तो एक हम लोगों का ऑब्जर्वेशन ये था। उसके बाद जो हम लोगों ने हम लोगों की टीम जो है वो अपस्ट्रीम जो है वो गाजीपुर तरफ भी गई थी और हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि कुछ बॉडी जो है वहाँ से भी फ्लो होकर आ रही है। तो हम लोगों को एक लगा कि बॉडी जो है वहाँ से हम लोग का फ्लो होकर आ रहा है और चूँकि ये गंभीर विषय है और हम लोगों को जो भी मृत्यु हुई है, जो भी सब है, उनका एक सम्मान होना चाहिए। तो हम लोगों ने सिर्फ एक जाल जो वहाँ पे लगाया है कि सिर्फ ये देखने के लिए कि बॉडी जो है वो कहाँ से आ रही है। और जो वहाँ जाल लगाने के बाद जो है करीब 8-9 बॉडी जो है वो मिली है वहाँ पे। उसका हम लोगों ने जैक लॉन्ग के साथ और वीडियोग्राफी भी कराया और वो जो है अपस्ट्रीम की तरफ से आ रही है। और हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाजीपुर हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं। अभी तक कितने लाशें मिल चुकी है सर? अभी जो हम लोगों ने डिस्पोज किया था वो 71 था और आज जो है अगर जोड़ दें हम लोग 8 जोड़ तो 79 कराएंगे। वहीं उन्नाव में मृतकों की लाशें बहती नहीं मिली, दफन मिली बालू में। ढेर सारी लाशें एक के बाद एक। तस्वीरें और खबरें जब इंटरनेट पर कौंधी तो इस तथ्य से सामना होना लाजिम था कि ये उन लोगों की लाशें हैं जिनके परिजनों के पास अंतिम संस्कार का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जब ये खबरें चली तब तक साफ नहीं हुआ था कि ये लाशें कोरोना संक्रमित लोगों की हैं या नहीं।
लेकिन प्रशासन ने कह दिया मामले की जांच कराएंगे। हम आशा करते हैं कि जिस राज्य में कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार का खर्च उठाने का दावा राज्य सरकार करती हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उस राज्य में हो रही इस प्रशासनिक जांच में कोई तो दावा या परिणाम सामने आए जिसकी फिर से पड़ताल की जा सके। इन सभी आरोपों के साथ यूपी सरकार लगातार कोरोना के केस और मृत्यु दर के कम होने का दावा कर रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन शहरों के साथ साथ गांव में भी ध्यान दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग में वाराणसी के कोविड मैनेजमेंट मॉडल की सराहना भी हुई, लेकिन यह भी तथ्य है कि उनकी ही पार्टी से आने वाले विधायक और सांसद उन्हें लगातार कोरोना की बुरी स्थिति को लेकर खत लिख रहे हैं। बरेली से सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने खुद मुख्यमंत्री को खत लिखकर कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर फोन तक नहीं उठाते और ऑक्सीजन की किल्लत की बात तो होती रहती है। इस खतों किताबत से अब चलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ। यहां पर मामला चल रहा था कोर्ट, अपीलकर्ताओं और सरकार के बीच। कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगाइए, स्थिति ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे नहीं सुना। शिक्षकों ने कहा पंचायत चुनाव रुकवा दीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे नहीं सुना। फिर कहा गया कि कम से कम काउंटिंग ही रुकवा दीजिए क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है, लेकिन नहीं सुना गया। इसके बाद जब स्थिति बेकाबू हुई तब लॉकडाउन लगाया गया, जो अब तक जारी है। अब 11 मई को आए हाईकोर्ट के आदेश में भी यूपी सरकार की नीतियों की खूब आलोचना हुई। कोर्ट ने कहा यूपी सरकार के हलफनामे से साबित होता है कि सरकार ने राज्य में कोरोना की टेस्टिंग कम कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग, सरकार और अदालतें चुनाव कराने का खतरा भांपने में असफल रहीं। इसके साथ ही कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर भी हाईकोर्ट ने सीधे लगाम अपने हाथ में ली। हाईकोर्ट ने कहा कि हर जिले में कोरोना से जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए 3 सदस्यों की महामारी लोक शिकायत समिति बनाई जाएगी। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित समान रैंक के न्यायिक अधिकारी होंगे, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित प्रोफेसर होंगे और यदि कहीं पर मेडिकल कॉलेज नहीं है तो जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जिला अस्पताल के नामित डॉक्टर को रखा जाए। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नामित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रैंक का एक प्रशासनिक अधिकारी भी इस कमेटी में शामिल हो। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस आदेश के 48 घंटे के भीतर ये 3 सदस्यीय महामारी लोक शिकायत समिति अस्तित्व में आ जाए। ये महामारी जन शिकायत समिति शिकायतें सुने, साथ ही कोरोना को लेकर लगातार सामने आ रहे वीडियो और वायरल खबरों का भी संज्ञान ले। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हमारे सामने एक प्लान पेश करिए, बताइए कि 18 से 44 साल के उन अशिक्षित मजदूरों और ग्रामीणों का टीकाकरण कैसे करेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मतदान कराने की प्रक्रिया के दौरान कोरोना की चपेट में आकर जिन अधिकारियों की मृत्यु हुई उन्हें दिया जाने वाला मुआवजा बहुत कम है। ये रकम कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने हर ऐसे मृतक को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन खबर चल रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की तारीफ की। WHO की वेबसाइट पर छपी खबर भी है और ट्वीट भी, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि WHO ने बस इतना बताया कि यूपी सरकार क्या कर रही है और WHO से उन्हें कितना सहयोग मिला। इसमें तारीफ और आलोचना का कोई बिंदु अभी तक हमें तो नहीं मिला। सरकार के नुमाइंदों को भले मिल गया हो। उत्तर प्रदेश के बाद अब चलते हैं राजस्थान। यहां भी स्थिति सरकारी बयानों में कुछ और है, जमीन पर कुछ और। अशोक गहलोत की सरकार के आंकड़ों में स्थिति नियंत्रण में है, जबकि गांव में बीमार लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही। ग्रामीण इलाकों में बुखार, जुकाम, खांसी के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और खबरें हैं कि इलाज के लिए ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आला अधिकारियों को गांव में सर्वे कराने का निर्देश दे रहे हैं। जो बीमार हैं उन्हें मेडिकल किट देने को कह रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और ग्राम पंचायत सचिव और BLO की टीम बनाकर सर्वे के लिए कह दिया गया, लेकिन धरातल पर ना तो सर्वे है, ना मरीजों तक मेडिकल किट पहुंच रही है। सरकारी सिस्टम कागजी खानापूर्ति में लगा है और लोग अपने आधे अधूरे ज्ञान, अपनी मजबूरी और सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी से लड़ने की कोशिश में हैं। तो हम आपको राजस्थान के एक और जिले करौली, इस जिले के भोपुर गांव लिए चलते हैं। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और भोपुर गांव के लोग स्वास्थ्य सेवा की बदहाली से लड़ रहे हैं। गांव में वायरस का जबरदस्त प्रकोप। ग्रामीणों का कहना है कि 15 गांव से जुड़े इस गांव में ना तो PHC है, ना कोई डॉक्टर। हर घर में आदमी बीमार और जांच कराई जाए तो 50% लोग पॉजिटिव निकले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जनपद जोधपुर की भी स्थिति अलग नहीं। जिले के मथानिया अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुल्तान सिंह चारण ने इंडिया टुडे की टीम को बताया कि रोजाना कोरोना टेस्ट में करीब 30% की दर से मरीज सामने आ रहे हैं। बालरवा गांव में 1 महीने में 13 लोग मर चुके हैं। इनमें से सिर्फ 2 मौतों को
कोरोना संक्रमण से दर्ज किया गया। ग्रामीणों का कहना है बाकी लोगों की मौत पर उनका कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ। आरोपों की इस फेहरिस्त पर सरकार भी अपने हिस्से की सफाई लेकर आई है। सुनिए। पिछले दौर में ग्रामीण इलाका छूता था, नौजवान पीढ़ी अछूती थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में फैला है इस बार, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 12-13 महीने में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश में मजबूत करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अगर संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज्यादा हो गई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है, दवाई की किट बांट रही है, और उसमें से आईएलआई केसेस कितने हैं, सिम्टोमेटिक केसेस कितने हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब तक 6 लाख लोगों को आईएलआई केसेस को उन्होंने छांटा है। गांव से निकलकर शहर और कस्बे में आए तो वहां भी टेस्टिंग, इलाज और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी दिखती है। वैक्सीन की किल्लत का आलम यह कि राजधानी जयपुर के टीकाकरण केंद्रों के बाहर नो वैक्सीन डे का बोर्ड लग गया। टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना कानून व्यवस्था की समस्या हो गई और केंद्र सरकार से कुछ पता भी नहीं चल रहा कि वैक्सीन कब मिलेगी। और अब इस अनुपलब्धता के पूरे जंजाल में लोग पैदल के पैदल वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं, तख्ती देखकर लौट जा रहे हैं। ये जनता है, सरकार की ड्योढ़ियों पर आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार का वैक्सीन पर फैसला कि राज्यों के भरोसे छोड़ दिया, अपने अपने ग्लोबल टेंडर निकालो। उसके बाद ये नियम कि हम जो वैक्सीन दे रहे हैं वो 45+ वालों को ही लगा सकते हो। उसके बाद ये नियम कि जो 18 से 44 वाले हैं उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और तिस पर योगी आदित्यनाथ और अशोक गहलोत सी सरकार है। बाकी सरकारों का भी हाल लेंगे आने वाले दिनों में। आप ललन टॉप शो देखते रहिए और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि सरकारों के भरोसे ख्याल छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। शुभ रात्रि।